हेलो स्टूडेंट्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? सही है। तो स्टूडेंट्स, हमारा टुडे टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम उसके आज सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और बट हम जो इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ, उनको हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जनरल ट्रेंड्स को कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जिन्होंने पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्म दिया एलिमेंट्स को अरेंज करने का, वो थे मेंडलीव। उसको कहते थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने ये कहा था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। इनकी टेबल में 7 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप्स थे। इनकी टेबल में जो सब ग्रुप ए था वो कंटेन करता था एस और पी ब्लॉक, और जो सब ग्रुप बी था इनकी टेबल में वो कंटेन करता था डी ब्लॉक का। अब इस टेबल के जो मेरिट्स थे, ये जो इस टेबल के जो मेरिट्स थे, इसने करेक्ट करा इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस को। इसने गैस करा कि आगे जो एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे आगे कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम, ये कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। इनने ये गैस करा और इनके लिए टेबल में वो एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दिए। इनने गैलियम को अरेंज वो नाम दिया ए का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को नाम दिया ए का सिलिकॉन और स्कैंडियम को नाम दिया ए का बोरॉन। इन्हें करेक्शन करी एटॉमिक मासेस, सम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में इसने करेक्शन की। वो है गोल्ड, इंडियम, प्लेटिनम, बेरिलियम एंड यूरेनियम। ये कुछ एलिमेंट्स थे जिसमें इसने जिनके एटॉमिक मास में इसने चेंजेस करे और करेक्शन किए। इसके डीमेरिट्स क्या क्या थे? इसने आइसोटॉप को प्लेस नहीं करा। एलिमेंट्स के जो आइसोटॉप्स थे उनको प्लेसमेंट नहीं दी पीरियोडिक टेबल में। इसने रीज़न नहीं बताया कि क्यों केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन हो रहा है पीरियोडिक टेबल में। इसने इस चीज़ का रीज़न नहीं बताया। और इसने 3 एलिमेंट्स को कलेक्टिवली एक ही 8th ग्रुप में वो कर दिया, प्लेस कर दिया। ये भी एक इसका डीमेरिट था। इसके बाद हमारी आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम मोजलेस पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये मोजले ने पीरियोडिक टेबल दी थी। इन्होंने बोला था कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक मास से ज़्यादा उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था, जो ग्राफ था अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में। तो इसमें ज़्यादा अच्छा कर्व इन्हें देखने को मिला था, ज़्यादा यूनिफॉर्म कर्व देखने को मिला था। इसमें इनकी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं। इनकी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स आते हैं। अब सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला जो ब्लॉक आता है इसमें एस ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है नोबल गैस। जो उससे पहले जो नोबल गैस आ रही है, और NS1 और 2, जहाँ पे N हमारा शेल नंबर है, S हमारा ब्लॉक नंबर है। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं। ये इनकी जो एस ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनका जो डेंसिटी होती है वो भी लो होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NgNs2np16 जो पी ब्लॉक है, ये ओनली ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी आते हैं, जिसमें नॉन मेटल्स भी आते हैं और जिसमें मेटलॉइड्स भी आते हैं। डी ब्लॉक होता है जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैस NS0 to 2 N-1 T1 to 10। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो पार्शियली फील्ड, जिनके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होती है, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनके एक्सेप्शन होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। इसके अलावा जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक्सेप्शन, लेकिन जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में हमारा होता है नोबल गैस NS2 N-2 F114 N-1 D01। ये होता है हमारा एफ ब्लॉक का। जो एफ ब्लॉक है इसके एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। एफ ब्लॉक में हमारे लेंथेनॉइड्स और एक्टोनॉइड्स 2 आते हैं, और इनको मोजले ने पीरियोडिक टेबल से अलग अरेंज किया। तो ये मोजले की पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक। जो एलिमेंट्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में सबसे पहला आता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस वो रेडियस होता है जिसमें दो एलिमेंट्स के बीच में, दो एलिमेंट्स जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस नापा जाता है, वो कोवेलेंट रेडियस होता है। एक होता है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में दो एलिमेंट्स जो होते हैं वो पेरीफेरी से टच कर रहे होते हैं और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है। वेंडर वॉल रेडियस होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में एक लार्ज डिस्टेंस होता है और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है, वो होता है वेंडर वॉल रेडियस। सबसे बड़ा इसमें वेंडर वॉल रेडियस होता है,
उस सबसे बड़ा वैन डेर वाल्स रेडियस होता है, वैन डेर वाल्स से छोटा मेटेलिक और मेटेलिक से छोटा कोवेलेंट रेडियस होता है। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव मतलब कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो रेडियस घटता चला जाता है, क्योंकि एटॉमिक मास भी बढ़ने लगता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब कि जेड इफेक्टिव होता है जो न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, वो वाली जो पावर होती है उसे जेड इफेक्टिव कहते हैं। जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो रेडियस ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। जब सिग्मा बढ़ता है मतलब कि रिपेल करने की पावर बढ़ती है, रिपल्शन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली रेडियस भी बढ़ जाता है। जब शेल नंबर बढ़ती है, जैसे शेल नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, जैसे देख रहे हैं कि आप इससे 1 का डिस्टेंस कम है, इससे 2 का ज़्यादा और इससे 3 का और ज़्यादा है, तो शेल नंबर बढ़ती है तो रेडियस भी बढ़ता चला जाता है। एनए की एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे एलिमेंट के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है वो से आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मतलब कि एंडोथर्मिक। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, और जो सेकंड होती है वो हमेशा कम होती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से। मतलब कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा अपनी प्रीवियस वन से बड़ी होती है। जब साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो वो होता है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो घट जाती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी घट जाती है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो अपने वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। जब सिग्मा बढ़ता है मतलब जब रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो दूर चला जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। जो एस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। ये हमारा जनरल ये, इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये एंथैल्पी चेंज होती है जब एक एलिमेंट एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होती है। इसके एक्सेप्शंस हैं, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैसेज जो एनायंस की पॉजिटिव होती है। बाकी सबकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव होती है। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हर एलिमेंट के लिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए पॉजिटिव होती है ऑलवेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम होती है टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब परसेंटेज एस करेक्टर, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडेशन sp3 dsp2, ये हाइब्रिडेशंस होती हैं जब इनमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है। जैसे sp2 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है sp3 के मुकाबले, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस की फोर्स होती है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है मतलब कि जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसकी अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बढ़ती है, मतलब कि वो और अच्छे से किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो बच्चों यहाँ पे इसका जनरल इंट्रोडक्शन यही खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में आपको इसके सारे एक्सेप्शंस कवर कर देंगे, जो बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी। उसके बाद आपको इस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल से हमसे जुड़े रहें ताकि आप अपना 2027 के नीट पेपर को फोड़ सके। बाय स्टूडेंट्स।